फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। प्रस्तुत है यूथ कंपटीशन नागरिक साथ श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो सीरीज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, नीट, सेट, जेआरएफ परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह वीडियो इस सीरीज का छठा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, वेदांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वेदांत शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है तनाव शिथिलता। वेदांत शब्द का प्रचलित अर्थ अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के दौरान 1963 से 1979 का कालखंड को वेदांत के नाम से जाना जाता है। जो क्यूबा मिसाइल संकट जो अक्टूबर 1962 के बाद से प्रारंभ होती है और पूर्व सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप यानी दिसंबर 1979 के बाद समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, संघर्ष, हिंसा और शांति के बारे में जोहान गाल्टन के प्रतिमानों के बारे में गलत कथन की पहचान करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला विकल्प है, जॉन गाल्टन ने सुझाव दिया कि संघर्ष को विरोधाभास, मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है, उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की। तो जॉन गाल्टन स्ट्रक्चरल और कल्चरल हिंसा की बात नहीं करते हैं। इस प्रकार विकल्प बी गलत है। ऑप्शन सी है, उन्होंने शांति निर्माण, शांति स्थापना, शांति रक्षा यानी पीस बिल्डिंग, पीस कीपिंग की बात नहीं करते हैं। तो विकल्प सी भी गलत है। अगला विकल्प है, उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, छद्म युद्ध और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या की। तो ये विकल्प सही है। इस प्रकार दो विकल्प ए और विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? थर्ड वर्ल्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक अल्फ्रेड सोविल ने किया था और यह संकल्पना शीत युद्ध काल के समय में अस्तित्व में आई थी। थर्ड वर्ल्ड मूलतः उन देशों के समूह को कहा गया है जो न तो पूंजीवादी गुट की तरह थे और न ही सोवियत गुट की तरह। अमेरिका और उसके मित्रों को यानी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को फर्स्ट वर्ल्ड, जबकि सोवियत संघ, चीन, क्यूबा और उनके सहयोगी राष्ट्रों को सेकेंड वर्ल्ड कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामूहिक सुरक्षा सभी के लिए एक और एक के लिए सभी सिद्धांत पर आधारित है। इसे वुडरो विल्सन द्वारा परिभाषित किया गया है और आदर्शवादियों के अनुसार विश्व में सामूहिक सुरक्षा के द्वारा ही प्रभावी और दीर्घकालीन शांति की स्थापना संभव है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 7 में आर्टिकल 39 से 51 तक सामूहिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सम्मेलन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जून 1945 को अपनाया गया? तो सही विकल्प है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जून 1945 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? तो वो संस्था है राजनीतिक परिषद।
भारत के परमाणु हथियारों की तैनाती, नियंत्रण और आदेश इत्यादि की जो जिम्मेदारी है वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास है और इस कमांड की स्थापना सन 2000 में की गई थी। इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इस कमान के अंतर्गत दो परिषदें आती हैं। एक आता है राजनीतिक परिषद और दूसरा आता है कार्यकारी परिषद। राजनीतिक परिषद के प्रमुख पीएम होते हैं और कार्यकारी परिषद के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। कार्यकारी परिषद अपने विचार से राजनीतिक परिषद को अवगत कराती है और अंततः राजनीतिक परिषद जो है परमाणु हथियारों की तैनाती और इस्तेमाल का फैसला करती है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ था 1955 में। बांडुंग सम्मेलन अफ्रीकी एशियाई एकता पर आधारित पहला बड़ा सम्मेलन था जिसमें 29 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था और इसके द्वारा 10 सूत्री वैश्विक शांति व सहयोग की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। ये जो मैकमोहन रेखा है यह वर्ष 1914 में तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता के तहत अस्तित्व में आई थी। मैकमोहन रेखा है जो है वो पूर्वी हिमाचल क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा को चिन्हित करती है। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा प्रस्तावित है और इन्हीं के नाम पर इसका नाम मैकमोहन पड़ा है। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की पहल की शुरुआत हुई थी? तो वो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। वर्ष 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई थी और यह नीति भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं सामरिक संबंधों को विस्तार देने तथा भारत की एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने तथा उस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी समिति भारत की पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो वो कमेटी है बोहरा समिति। ये जो बोहरा समिति है इसके अतिरिक्त तीनों समितियां जो हैं पंचायती राज से संबंधित हैं। शादी कदी समिति 1964 में गठित हुई थी राजस्थान सरकार के द्वारा और 1986 में गठित हुई थी सिंघवी समिति और पीके तुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। प्रश्न है कि लोक सेवकों की नियुक्ति में जो अवस्थाएं सही क्रम में आती हैं उनका कालानुक्रम बताना है। तो पहले विज्ञापन निकाला जाता है, फिर लिखित परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होती है, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी 2 4 3 1। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि लूट प्रणाली किस देश में प्रचलित है? तो यह अमेरिका में प्रचलित प्रणाली है। लूट प्रणाली यानी स्पॉयल सिस्टम नौकरशाही का एक प्रकार है जिसकी शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में की गई थी। इसे संरक्षक नौकरशाही भी कहा जाता है। इसमें लोक सेवकों की जो भर्ती होती है वो व्यक्तिगत कृपा और राजनीतिक संबद्धता के आधार पर की जाती है। इसे पद पुरस्कार पद्धति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संगठन के आधार के रूप में 4P का विवेचन किसने किया था? तो 4P का विवेचन लूथर गुलिक ने संगठन के आधार के रूप में किया था और यहाँ पे 4P का अर्थ होता है पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को सम्मिलित किया गया।
भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9 के तहत आर्टिकल 243 से 243O तक पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि भाग 9A के तहत 243P से ZG तक नगरपालिकाओं के बारे में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था है, विकल्प ए सही है। पंचायती राज अभिन्न संबंधों के स्थान पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था है, विकल्प 2 भी सही है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, तीसरा विकल्प भी सही है। चौथा विकल्प है पद सोपानिक संरचना है, तो चौथा विकल्प गलत है। इस प्रकार सही उत्तर होगा 1, 2, 3, विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न है, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किसने किया है? पॉल एप्पलबी, हर्बर्ट साइमन और जोसिया स्टाम निजी और लोक प्रशासन में अंतर करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे होना चाहिए कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर कौन नहीं करता है। तो एडी वाइट जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं करते हैं, और इसके अतिरिक्त तीनों यानी पॉल एप्पलबी, हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टाम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? 3 चरणों की। प्रशासनिक सुधार स्वतः परिवर्तित नहीं होता है, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? यह परिभाषा है हरमन फाइनर का। लोक सेवा को अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में हरमन फाइनर ने परिभाषित किया है, जबकि एलडी वाइट लोक सेवकों को संयुक्त रूप से अच्छे प्रशासन का निर्माणकर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। सामान्यतः निर्णय निर्माण को विभिन्न विकल्पों में से किसी एक सार्थक विकल्प के चुनाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उपलब्ध बहुत से विकल्पों का लक्ष्योन्मुख विश्लेषण करते हुए कार्यवाही के लिए किसी एक विकल्प को चुन लिया जाता है। जैसे टेरी कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुन लेना निर्णय है। वैसे ही पीटर ड्रकर का कहना है कि प्रबंधक जो भी करता है वो निर्णय के द्वारा ही करता है। साइमन का कथन है कि निर्णय लेना ही प्रशासन है। अगला प्रश्न है, किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोत्तिया, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है? क्लासिकल सिद्धांत को मिथक और लोकोत्तिया कहकर आलोचना करते हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो भारत के आज़ादी के समय 1947 में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पोस्टकार्य दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? ये तो सबको पता है कि पोस्टकार्य दृष्टिकोण से संबंधित है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने प्रशासन के तत्वों को पोस्टकार्य
के माध्यम से समझाया है, जिसका अर्थ होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है? तो वो है 3 प्रकार की प्राधिकरण। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माई सत्ता, तीसरा है कानूनी विवेक सम्मत सत्ता। प्रश्न में भारत में गठित कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं और उनमें 3 समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित है। कौन सी समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित नहीं है, इसका पहचान करना है। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित है, जबकि संतानम समिति जो है ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। संतानम समिति की स्थापना 1962 में हुई थी, तारकुंडे समिति की स्थापना 74 में, इंद्रजीत समिति की स्थापना 98 में और दिनेश गोस्वामी समिति की स्थापना 1990 में हुई थी। तो इसका क्रम पूछता है, निर्वाचन संबंधित समितियों का क्रम। ये पिछले साल नेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पृथक राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आए? तो वो सन था 1964। में CPIM का गठन हुआ है। दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा S.E. फाइनर देते हैं और इसी तरह मैकीज जो है दबाव समूहों को दृश्य सरकार कहते हैं और सेलिंग और लैम्पर्ट दबाव समूहों को गैर सरकारी शासन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई है? तो वो है समिति न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रामनंदन समिति का गठन 1993 में किया गया था। प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति और संरचना से संबंधित है? तो वो आर्टिकल है 169 169। भारतीय संविधान का आर्टिकल 169 राज्यों की विधान परिषद की समाप्ति और उसके संरचना से संबंधित है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जिन राज्यों में 20 सदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? तो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 1/6। राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 6ठा भाग का मनोनयन साहित्य, सहकारी आंदोलन, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के रूप में करता है। प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राज्य परिषद का गठन 1990 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए
एक अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है जिसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई? बहुत ही इजी सवाल। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी होता है? सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी वाइस प्रेसिडेंट होता है। सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है और सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्यों से 2 सदस्य चुने जाते हैं। सीनेट भारत की तरह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का नहीं। सीनेट एक अस्थायी सदन है, अस्थायी राज्यसभा की तरह। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सीनेट के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं और सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा? भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और ऐसा अवसर एक बार भारत में आया था। उस समय एम हिदायतुल्लाह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। जो एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे जुलाई 69 से अगस्त 69 तक, लगभग 1 महीने। अगला प्रश्न है भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, कैसे? तो भारत में न्यायहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा हुई थी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा वर्ष 1980 में जस्टिस PN भगवती व जस्टिस BR कृष्ण अय्यर के द्वारा किया गया था। इसकी औपचारिक शुरुआत होती है 1982 में आए एक केस से जिसका नाम है SP गुप्ता बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव या स्थापना 1986 में हुआ था। यह एक संविधानेतर निकाय है जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में किया था। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करना। अगला प्रश्न है वाचो रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषाई राज्य गठित किया गया था, कौन सा? तो वो राज्य आंध्र प्रदेश, जिसे 1953 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो वो अनुसूची है 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं जिसमें 7वीं अनुसूची जो है शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। वह 3 सूचियों में शक्तियों को बांटता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं सूची भाषा से संबंधित है और भाषाओं की संख्या है 22। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? यानी संघ व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो है, ऑप्शंस देखते हैं, एकल नागरिकता नहीं, कमजोर न्यायपालिका नहीं, लचीला संविधान नहीं। संघ की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। संघीय व्यवस्था जो है शासन की एक प्रणाली है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी संविधान में मिलता है।
वर्तमान में भारत सहित अनेक देशों में संघीय व्यवस्था विद्यमान है, जिसकी विशेषता होती है संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता और केंद्र इकाइयों के लिए अलग अलग सरकारें। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टिकल 21A जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, उसको भारतीय संविधान में किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आर्टिकल 21A में जो शिक्षा का अधिकार है उसे 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था कौन से वर्ष में? सूचना का अधिकार पारित हुआ था सन 2005 में। यूपीए की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वादों के मुताबिक पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित कराया गया। इसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में RTI लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत को विलोपित करती है? तो वो श्रेणी है समानता का अधिकार। मूल अधिकार के समानता के अधिकार श्रेणी में छुआछूत का समापन आर्टिकल 17 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो वो प्रावधान है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 यह प्रबंधित करता है, यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है? सकारात्मक है, नकारात्मक है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकृति का है। हमारे संविधान में धार्मिक अधिकार से संबंधित 3 मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 25 से 28 तक। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, इसकी मान्यता संविधान में दिया गया है। यह अवधारणा समय के अनुसार सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो वो धारा है या आर्टिकल है 5 से 11 में। संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में भारतीय नागरिकता के संबंध में उपबंधों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो भारत में संघ की अवधारणा जो लिया गया है वह कनाडा के संघीय व्यवस्था से लिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के विवरण दिए गए हैं? ये तो सबको पता है कि संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट का वर्णन है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उपबंधों को दिया गया है और सूची 2 में उद्गम स्रोत को। तो आइए देखते हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान में समाविष्ट नहीं है। ये प्रस्तावना की बात कर रहा है। तो प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और समाजवादी शब्द दिया गया है। संघीय शब्द भारतीय संविधान में समाविष्ट नहीं है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया है और ये शब्द संविधान में वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसका कथन है। ये कथन है जेनिंग्स का। भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए जेनिंग्स ने उसे वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान को उधारों का थैला भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश भाग विदेशी संविधानों से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन शामिल है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय है, विवाह और विवाह विच्छेद भी समवर्ती सूची का विषय है, लोक व्यवस्था समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय लोक व्यवस्था नहीं है, लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। न्याय, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा भारतीय संविधान में दिया गया है। संघीय शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक 1936 में लिखा गया था, यह पुस्तक 1936 में लिखी गई थी और 1939 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया। तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जयप्रकाश नारायण 1929 में अमेरिका से लौटे और इनकी मुलाकात गांधी जी के साथ काम कर रहे जवाहरलाल नेहरू से हुई। उस समय आंदोलन चरम पर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी व नेहरू के जेल जाने पर जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेकर विभिन्न जगहों पर आंदोलन का नेतृत्व किया। अंततः इन्हें भी 1932 में मद्रास से गिरफ्तार करके नासिक जेल में डाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसके लिए यह कहा गया कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर वह रूढ़िवादी थे। तो ये तिलक के विषय में कहा जाता है कि वह राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर वह रूढ़िवादी थे। अगला प्रश्न है, समता सैनिक दल यानी सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी।
समता सामाजिक दल की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था 1927 में, जिसका उद्देश्य समाज में दलितों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ दलित समुदाय को जागरूक करना था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया? तो आपका सही उत्तर है 2003। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम सन 2003 में पारित किया गया। आपको ज्ञात हो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति के सिफारिश के आधार पर 1964 में किया गया था। यह भारत के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। यह सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? तो सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? गांधी दर्शन में सर्वोदय को समाजवाद का विकल्प माना जाता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित को भी ध्यान में रखते थे। वे समस्त प्रकार के शोषण के विरोधी थे। वे समाज में समानता और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे निर्धनता को दूर करना चाहते थे। वह यह भी कहते थे कि जमीन और दूसरी सारी संपत्ति उसकी है जो इसके लिए काम करे। लुई फिशर से स्वयं उन्होंने कहा था कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूँ। मेरा समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों और संस्थाओं को उसके कालानुक्रम में लगाना है। तो आइए देखते हैं। साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद सबसे पहले वो फिनिक्स सेटलमेंट करते हैं 1904 में। फिर 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म बनाते हैं। फिर 1915 में कोचराव आश्रम और लास्ट में यानी 1935-36 में सेवाग्राम आश्रम बनाते हैं। तो सही क्रम होगा ADBC। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 62, यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? तो ये आशंका बाकुनिन ने व्यक्त किया था कि मार्क्स का सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगा। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गॉड एंड द स्टेट, स्टैटिज्म एंड अनार्की और मार्क्सिज्म, फ्रीडम एंड द स्टेट। अगला प्रश्न है, आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स के द्वारा किया गया है। मार्क्स ने राज्य के आधार एवं अधिसंरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसका आगे चलकर बृहद विश्लेषण ग्राम्सी ने किया। मार्क्स ने अपने आर्थिक निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मिलता है। अगला प्रश्न है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? पूंजीवाद की निम्नतम अवस्था नहीं, पूंजीवाद की संकुचन नहीं, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था।
लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। इनके बुक का ही नाम है कैपिटलिज्म इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंपीरियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 65 है, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही कालानुक्रम बताइए। तो कौन सी पुस्तक पहले आई है, कौन सी बाद में, इसका क्रम निर्धारण करना है। तो आइए देखते हैं। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में आई थी। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आई थी 1848 में। थीसिस ऑन फायरबाख 1859 में आई थी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1888 में। तो सही क्रम होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। यह कथन है लास्की का। अगला प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार राज्य है। तो मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सुख दुख के प्राप्ति के कितने स्रोत हैं। तो बेंथम ने सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताए हैं। भौतिक स्रोत, नैतिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत और धार्मिक स्रोत। किसने इस विचार का उपहास किया कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता। तो ये कथन बेंथम का है, जिसकी उपहास J.S. मिल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जेरेमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी। कब। जेरेमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या हैं। ऑप्शंस हैं परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं, उपरोक्त सभी। तो एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं सभी नागरिक समाज की संस्थाएं हैं। प्रश्न है, किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है। थॉमस हॉब्स के विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है। विकल्प बी। अगला प्रश्न है, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। तो राज्य को व्यक्ति से पूर्व अरस्तु मानते हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। तो नागरिक समाज की यह परिभाषा रूसो के द्वारा दी गई है कि वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर सर्वप्रथम अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। तो ये कथन भी रूसो का ही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग क्या छोड़ते हैं। आपके ऑप्शंस हैं अपने समस्त अधिकार नहीं, अपना कोई भी अधिकार नहीं, ये भी गलत है, केवल संपत्ति का अधिकार नहीं, ये भी गलत है, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या
प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार सामाजिक समझौता के अंतर्गत को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? आपके ऑप्शंस है पॉलीमार्कस प्रधान पात्र है, एडिमेंटस भी प्रधान पात्र है और ग्लॉकन भी है। प्रोटागोरस प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो यह कानून की परिभाषा रूसो के द्वारा दी गई है कि हम उन कानूनों का पालन करते हैं जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं और वही स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, रूसो द्वारा किए सरकारों के वर्गीकरण में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? जनतंत्र सम्मिलित है, अभिजात तंत्र भी सम्मिलित है, राजतंत्र भी सम्मिलित है। रूसो द्वारा सरकारों के वर्गीकरण में धनिक वर्ग सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग आमंड ने किया है। किसने माना कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? तो राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण डेविड स्टन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? यानी इनपुट आउटपुट थ्योरी से संबंधित हैं डेविड स्टन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है? तो जस्टिस एज फेयरनेस जॉन रॉल्स की कृति है जो 1985 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो एनपीसी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस का नाम है एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, जिसमें 2980 सदस्यों के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा संसदीय निकाय है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात सांस्थानिक फ्रेमवर्क का उपलब्ध कराता है? तो वो है मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया है और इनकी प्रसिद्ध कृति है इंडिया द एंड ऑफ द बिगिनिंग, जो 1965 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न है, किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू को संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? यह फेमस कथन लेनिन का है कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। अगला प्रश्न, कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता ग्राहम वलास को माना जाता है।
विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फासीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है राष्ट्र को राज्य को? विकल्प सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया है 1827 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है कैसे? ऑप्शंस हैं, व्यक्ति से, समाज से, राज्य से या राष्ट्र से? तो विकल्प ए रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह व्यक्ति से है। अगला प्रश्न है, किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते हैं टीवी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन टेरी लैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? तो वो है यूके, यानी ग्रेट ब्रिटेन में स्पीकर का पद अत्यधिक पवित्र माना जाता है, इसलिए वहाँ एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है। स्पीकर प्रायः दलगत भावना से परे रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त है? आपके ऑप्शंस है, अमेरिका के राष्ट्रपति को, फ्रांस के राष्ट्रपति को, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति को या इंग्लैंड के राष्ट्रपति को? तो स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त है फ्रांस के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? तो वो है यूएसए। यूएसए में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है। यूएसए की संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। राज्यों के वहाँ अपने अपने संविधान हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, यह किसने कहा था? तो ये कथन है जेनिलेक का कि संविधान के बिना संविधान न होकर अराजकता का शासन होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 100, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं कि वह यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।